नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबर पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव नहीं जाएंगे दिल्ली। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से अखिलेश यादव दिल्ली नहीं जाएंगे। सीबीआई ने खनन घोटाले में किया था तलब। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अखिलेश यादव दिल्ली नहीं जाएंगे। सीबीआई ने खनन घोटाले में किया था तलब। बतौर गवाह बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई ने नोटिस किया था जारी। आपको बता दें, सीबीआई के सामने आज गवाही देने नहीं जाएंगे अखिलेश। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, लखनऊ से अखिलेश यादव नहीं जाएंगे दिल्ली। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई के सामने आज गवाही नहीं देने जाएंगे अखिलेश यादव। सीबीआई ने खनन घोटाले में किया था तलब। बतौर गवाह बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई ने नोटिस किया था जारी। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको बता दें, सीबीआई के सामने आज गवाही देने नहीं जाएंगे अखिलेश यादव दिल्ली। बतौर गवाह नाम दर्ज करने के लिए सीबीआई ने नोटिस किया था जारी। सीबीआई ने खनन घोटाले में किया था तलब। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश जी, सीबीआई ने खनन घोटाले में बतौर गवाह बयान दर्ज करने के लिए अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया था, जिसके लिए आज वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश को लेकर के जो ये हलचल चल रही है, सीबीआई ने सम्मन कल भेजा था और अखिलेश यादव को आज इसके समक्ष पेश होना था। हालांकि इस पे सूचना ये मिली है कि अखिलेश यादव इसके समक्ष पेश नहीं होंगे। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीबीआई के संबंध पर अखिलेश यादव का न जाना एक सवाल खड़े करता है कि अखिलेश यादव को ऐसी क्या मजबूरी नहीं है कि अखिलेश यादव सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हो पा रहे हैं। और आज उनकी डेट थी और खनन को लेकर के जो मामला था उसमें मुख्य गवाह अखिलेश यादव को बनाया गया था और अखिलेश यादव को आज इसमें शामिल होना था। तो ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव इस संबंध को लेकर के शायद गंभीर नहीं है या उनकी कोई मजबूरी है, ये तो खैर नहीं पता, लेकिन अखिलेश यादव आज सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीबीआई का जो जिम्न है वो कल ही बाहर निकला है और उस सीबीआई के संबंध से अखिलेश यादव का बुलावा था। अखिलेश यादव उस बुलावे पे नहीं पहुंच पा रहे। अब जो सीबीआई इसमें क्या कार्रवाई करती है ये लेकर के भी देखना होगा और अखिलेश यादव के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है तो वहां पर पहुंच नहीं पा रहे। अखिलेश यादव अपने जवाब में हलफनामे में क्या दाखिल करेंगे। जी दानिश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई के सामने आज पेश होने नहीं जाएंगे दिल्ली अखिलेश यादव। बतौर गवाह बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई ने नोटिस किया था जारी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूपी को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से यूपी को लेकर आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। दिल्ली में यह बैठक होगी। आपको बता दें, 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी इस बैठक में। वहीं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी बैठक में रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त की एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रामलला के दर्शन करने जाएंगे विधायक मनोज पांडे। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से रामलला के दर्शन करने जाएंगे विधायक मनोज पांडे। समाजवादी पार्टी सचेतक पद छोड़ने के बाद आज अयोध्या जाएंगे मनोज पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से रामलला के दर्शन करने के लिए विधायक मनोज पांडे अयोध्या जाएंगे।
अपने एक्स हैंडल पर मनोज पांडे ने इसकी जानकारी दी है। रायबरेली के ऊंचाहारा से समाजवादी पार्टी विधायक हैं मनोज पांडे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर गोंडा से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे गोंडा से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। बड़ी खबर आपको बता दें गोंडा से, जहां लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। गन्ने से लदी ट्रॉली में से टकराई कार। आपको बता दें सड़क हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। वही कार में सवार 3 लोगों में एक की मौत भी हो गई है। वही 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। कार में सवार 3 लोगों में एक की मौत हो गई है और 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें इस टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो लखनऊ नगर निगम की बैठक के दौरान बुधवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा पार्षद ने अपने क्षेत्र के साफ सफाई की समस्या और कंपनी को दिए गए टेंडर को लेकर नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद नगर आयुक्त सदन छोड़कर बाहर जाने लगे, जिससे पूरे सदन में अफरा तफरी मच गई। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर मामला शांत कराया और कहा कि लखनऊ का सदन और शहर मेरी मां के समान है, किसी भी तरह की गलत चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके तुरंत बाद उन्होंने भाजपा पार्षद को सदन से बाहर निकाल दिया। माननीय पार्षद ने मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, उनको सदन से बाहर कर दिया है। सदन आराम से चला, सदन समाप्त हो गया। अच्छा, जो नई कंपनी सफाई के लिए आई है उसको भी लेकर तमाम सवाल हुए। देखिए, सवालें सब बेबुनियाद हैं। अभी तक नगर निगम में बहुत सारे लीकेज थे, ये लीकेजेस समेटे गए हैं और इसी से सबको प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। बाकी पहले से कम खर्चे में हम अब सफाई कर रहे हैं और 6 महीने के अंदर अंदर लखनऊ स्वच्छ दिखेगा। उत्तर प्रदेश के दूधी में पुलिस ने चुनाव और त्योहार को देखते हुए बुधवार को फ्लैग मार्च किया। शाम 5 बजे से फ्लैग मार्च शुरू कर पूरे कस्बे में भ्रमण किया गया। इसके बाद पुरानी कोतवाली में शांति समिति की बैठक की गई। सीओ प्रदीप सिंह चंदेल ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले और शिव बारात की जानकारी ली। दारुल उलूम प्रवक्ता मौलाना सुफियाना निजामी का सीएए को लेकर बयान सामने आया है। सुफियाना निजामी ने कहा कि देश में सीएए कानून पर बहस बढ़ी हुई है। शहरियत न ऐसे छीने ऐसे कानून से हमें ऐतराज नहीं है। आगे कहा कि शहरियत छीनेगी तो विरोध होना मुमकिन है और नागरिकता को चैलेंज करने वाले पर कानून का सख्त लाजमी है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सीएए का खाका जब तक सामने नहीं आता बहस बरकरार बेकार है। सीएए का कानून मुसलमानों से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि इस कानून का ताल्लुक उन लोगों से है जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए और यहाँ हिंदुस्तान में काफी सालों से रह रहे हैं और उनको शहरियत नहीं मिली है। तो उनको शहरियत देने का ये कानून है, ये कानून शहरियत लेने का नहीं है। हमने इस कानून का अध्ययन किया, मुताला किया और इसका मुसव्वदा मुकम्मल तरीके से पढ़ा तो उससे स्पष्ट यही होता है। गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव को देखते हुए 4 जगह आम लोगों के लिए वोटिंग प्रशिक्षण केंद्र लगाए गए। इस प्रशिक्षण कैंप को लगाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं और बुजुर्गों को ईवीएम के बारे में जागरूक करना है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे कैंप से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। इसके साथ ही गांव में ईएलडी लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
देखिए, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए कई फ्रंट पर तैयारियां चल रही हैं जनपद में। जैसे देखिए, एक मैन पावर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग पहला, जिसमें हमारे नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, तो वो उसको जो है वो तैयारियां करवा रहे हैं। इसके साथ दूसरा हमारा जो बिंदु है वो ईवीएम मैनेजमेंट है। ईवीएम की तैयारी, इसमें एफएलसी ऑलरेडी हमारे वहाँ ईवीएम की हो चुकी है। हमारे पास पर्याप्त ईवीएम वेयर हाउस में है जिससे हम लोकसभा चुनाव करा सकें। तो हम यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए मतलब स्टॉल लगाया गया है, जिसमें कुछ लोग जो नर्वस होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिनको पहला बटन दबाया और माइंड में सेट हो गया कि मैंने पहला बटन दबाना है और दूसरा दबा दिया और उस कंडीशन में पर्ची जो गिरेगी वो दूसरे बटन की गिरेगी, तो उनको माइंड में सेट रहता है कि पहले बटन दबाया था लेकिन पर्ची दूसरे की है। तो उसको क्रॉस वेरीफाई मतलब एक तरह से जागरूक उनको करने के लिए हमने यहाँ पे कैंप लगाया। सर, ये जानकारी दी जा रही है कि भाई हम जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं उसी कैंडिडेट को जाता है, उसमें पर्ची दिखाई देती है। मैंने 2 वोट डाली हैं, जो भी मैंने सिंबल डाला है वो सिंबल ही आया है, तो वोट बिल्कुल सही। फायदा मिलेगा जो नए वोटर हैं, जो जिनकी उम्र फिलहाल 18 साल हुई है, उन्हें जागरूक करने के लिए। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सटीक सूचना पर अवैध रूप से संचालित 315 बोर के तमंचे की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने एक अवैध तमंचे की फैक्ट्री पर दबिश दी, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो इस फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। इसके पास से 8 315 बोर के तमचे, 25 अवैध तमचा बनाने का सामान और तमचा बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। कल रात में जो है पुलिस को सूचना मिली, तो हमारी थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस तथा ग्रामीण जोन की स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई। मौके से 8 निर्मित 315 बोर के तथा 25 अर्धनिर्मित असलहे बरामद किए गए। साथ ही उनको बनाने वाले सामग्री भारी मात्रा में बरामद की गई है। मौके से एक अभियुक्त जिसका नाम सूफियान पुत्र रियाजुद्दीन है, जो कि लोनी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया तथा उसका एक साथी शोएब फरार। सोनभद्र जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बुधवार को विकास खंडन रॉबर्ट्सगंज के डाइट परिसर में 223 जोड़ों का विवाह धूमधाम के साथ धार्मिक रीति रिवाजों से संपन्न कराया गया, जिसमें 219 हिंदू समाज के और 4 मुस्लिम समाज के जोड़े शादी में शामिल रहे। शादी समारोह में सांसद पकौड़ी लाल, जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। बुधवार को लखनऊ के इको गार्डन में भारतीय नायक दल बंजारा समाज के 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज की बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने, बंजारा समाज को महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर 3% आरक्षण दिए जाने के साथ ही राजनीतिक भागीदारी दिए जाने, बंजारा वेलफेयर बोर्ड बनाए जाने जैसी अन्य तमाम मांगों को लेकर बुधवार को प्रदर्शन देखने को मिला। मांगे पूरी नहीं होने पर लोकसभा इलेक्शन में भी इसका असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भारतीय नायक दल का जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लोग बंजारा समाज से आते हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये किन मांगों को लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोग किन मांगों को लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 8 सूत्र मांग है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को देनी ज्ञापन के तौर पर हमने दे चुके हैं। तो उसमें जो मुख्य मांगे हैं, बंजारा समाज की बस्तियों को राजस्व ग्राम का दर्जा मिले, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव आया था उस वक्त उन्होंने बताया था कि बंजारा समाज को हम प्राथमिकता के आधार पर राजस्व ग्राम का गठन करेंगे और बंजारा समाज की बस्तियों को अलग से वेलफेयर बोर्ड का गठन करके उनको अलग से विकसित करने का। और इस समय जो है 7 दिसंबर 2023 को इन्होंने एक जियो जारी किया था कि बंजारा समाज की बस्तियों को आवास मुहैया कराया जाएगा। उसमें इन्होंने जियो तो चेक कराया, लेकिन अभी तक बजट नहीं आया गया। ये चुनाव में जो फंडा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो बंजारा समाज के अगर नाम लिया है, बंजारा समाज की बस्तियों को आवास, वे इन पात्र लाभार्थियों को अगर आवास दिया जाए तो जल्द से जल्द उनको बजट जारी कराया जाए, जिससे जो पात्र लाभार्थी गरीब किस्म के व्यक्ति हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं तो उनको आवास मुहैया कराया जाए। और सबसे अहम मांग हमारी ये है कि जो महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में जो बंजारा समाज रहते हैं वहाँ पे अलग से 3% आरक्षण बंजारा समाज को दिया गया है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी बंजारा समाज निवास करता है, तो यहाँ पे भी उसी के माध्यम से 3% या 2% भी हमारे बंजारा समाज को आरक्षण दिया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री से ये हमारी मांग है। भारतीय नायक दल के जो है बंजारा समाज से आने वाले लोग हैं, जिन्होंने 8 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, वो तमाम मांगे भी इन्होंने बताई हैं। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि सरकार इनकी मांगों को कब तक सुनती है। लखनऊ से टीवी 24 के लिए जयसन तिवारी। बागपत में विकास प्राधिकरण की टीम ने बुधवार को अवैध कॉलोनियों में हुए निर्माण पर जेसीबी चलवाई। उन्होंने लोगों को दोबारा से निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी है। इन कॉलोनियों में अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। एसडीएम अमर चंद्र वर्मा ने बताया कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई और तेज होगी। यह अभियान बराबर जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में 29 फरवरी को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर तहसीलों का शुभारंभ और विश्व की पहली वैदिक घड़ी के लोकार्पण सहित 16,961 करोड़ रुपयों की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन पलों के साक्षी बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में 29 फरवरी को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर तहसीलों का शुभारंभ और विश्व की पहली वैदिक घड़ी के लोकार्पण सहित 16,961 करोड़ रुपयों की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन पलों के साक्षी बने। बहनों, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, आपको बताना चाहेंगे यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर रिश्वत। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर रिश्वत का मामला सामने आया है। विकलांग को आवास दिलवाने के नाम पर 30,000 की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। सेक्रेटरी और जिम्मेदार लोग किस्त दिलवाने के नाम पर ले रहे हैं रिश्वत। विकास खंड जलेसर की पंचायत शकरौली के धर्मपुर का मामला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। मुझे आवास मिला था हैं, उसमें 1,20,000 रुपए मिले हैं, तो पूरे नहीं मिले। अभी एक किस्त रुक गई है। कितने रुपए की? 1,10,000 रुपए की किस्त रुक गई है। अब हम ये करना चाहते हैं कि हमारी जो वो हुए 1,20,000 रुपए मिले और 2.5 लाख रुपए आए, और पैसे कहाँ गए? इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, आपको बताना चाहेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर, गोंडा से सीएमओ ऑफिस के वरिष्ठ सहायक घुसखोरी का मामला। सीएमओ ऑफिस के वरिष्ठ सहायक पर घुसखोरी का मामला सामने आया है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने घुसखोरी बाबू को किया निलंबित।
एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे गोंडा से। चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिलाने के नाम पर मांगी 5,000 की रिश्वत। वरिष्ठ सहायक को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएमओ दफ्तर का ये पूरा गोंडा के सीएमओ दफ्तर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आरटीओ ऑफिस में सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने छापा मारकर एक बाहरी दलाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। वहीं युवक के पास से कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा आरटीओ कार्यालय पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाता आ रहा है, जिसको लेकर 29 फरवरी को धरने की चेतावनी भी दी थी, जिस वजह से आज आरटीओ कार्यालय में छापेमार कार्रवाई की गई है। ऐसी कुछ शिकायतें बता रहे हैं कि प्राप्त हुई थी कि कार्यालय में बाहरी व्यक्ति ज्यादा आते जाते हैं। तो जैसे ही अधिकारीगण यहाँ पर आए तो मैं बाहर ही था और जो ड्राइविंग टेस्ट हो रहा था उसका निरीक्षण कर रहा था। तो मैं उनके साथ गया और पूरे कार्यालय के प्रत्येक पटल का मैंने निरीक्षण करवाया। इसके साथ ही जो भी आवेदक कार्यालय में थे उन सभी को बुलाकर के पूछताछ की गई कि वो सब किस कार्य के लिए आए हैं। तो जो भी व्यक्ति कार्यालय के अंदर मिले सब अपने अपने किसी न किसी कार्य के लिए ही आए थे। और हमारा कार्यालय में जो भी व्यक्ति आता है उसका कार्य अब तो ज्यादातर ऑनलाइन हो गया है। सारी फी ऑनलाइन कटती है, आवेदन भी ऑनलाइन होता है। देखते ही काफी लोग भाग गए, लेकिन एक आदमी पकड़ा गया है जिसके पास 8-10 पेपर हैं जो काम कराने के लिए लाया था। उसको जो है ऑफिस के बाहर उसको अटैच कर लिया, मतलब उसको जो है थाने को सूट कर दिया गया। आरटीओ कार्यालय में तो इस तरह नहीं मिला, क्योंकि हम आरटीओ कार्यालय में भी हम लोग देखे, यहाँ पे इस तरह प्रकरण नहीं आया। बाहर देखा गया तो बाहर इस तरह मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो दे दिया गया है और आरटीओ से बताया गया है कि नियमानुसार जो है पूरी कार्रवाई करेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।